नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सब? आशा करता हूँ अपनी जगह कुशल मंगल होंगे आप सभी। और हमेशा की भांति एक बार पुनः मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ सीईटी का मॉडल पेपर नंबर 4। 3 मॉडल पेपर जो अपन ने पहले किए हैं, आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छी दृष्टि से, अच्छे नजरिए से उसको देखा है। बड़ी प्रशंसा आपसे, बड़ी सराहना आपसे मिली है और इसी सराहना के कारण और आपके इस प्यार प्रेम स्नेह के कारण मैं आपके लिए ये चौथा मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। पहला प्रश्न, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन पूछे गए है कौन से? देखिए, पहला ऑप्शन स है, यानी तीनों सकार और है। दूसरे ऑप्शन में है य, तीसरे ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है क्षेत्र गे। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों स और तीनों से और है। दोस्तों, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो 4 होती है और इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। स और है को। अगला है य, ल, व। और ये जो है इनको दोस्तों कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला है च, छ, ज और झ। ये जो है इनको कहा जाता है दोस्तों आपके तालव्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। इचु यसानाम तालु, यानी ये तालव्य व्यंजन है। और आपके जो दे रखे हैं छत्र, ये होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, जब दोस्तों संयुक्ताक्षरों की बात करें तो इसमें स्वर और होता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्ताक्षर, इनकी पिछली क्लास में मैं आपके सामने विस्तृत व्याख्या रख चुका हूं कि इनका निर्माण किनसे हुआ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका ऊष्म व्यंजन का है। दूसरा ऑप्शन ही आपका अंतस्थ व्यंजन का आता है, तो आपका ऑप्शन ब होगा। और तीसरा जैसे ये तालव्य व्यंजन है, क्षेत्र के आपके जो है वो संयुक्ताक्षर है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर होगा यह। सभी ने आंसर सही दिया होगा। अगला देखते हैं, उपकार का विलोम शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उपकार का विलोम शब्द पूछा गया है। एक एक प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं, आप अपने आंसर दीजिए कि आपका आंसर कौन सा आता है इसमें से। देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है दोस्तों कृतघ्न। ये अपन ने पहले मॉडल पेपर में मैंने चर्चा की थी। कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को मानने वाला। तो किए हुए उपकार को मानने वाला होगा कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न, किए हुए उपकार को न मानने वाला। अगला है दोस्तों प्रतिकूल। प्रतिकूल जो है इसका विलोम शब्द दोस्तों अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है। प्रतिकूल का अनुकूल होता है, तो उपकार का तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका कृतघ्न भी गलत, प्रतिकूल भी गलत। अगला दोस्तों विकार दे रखा है। विकार, आप विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द पढ़ चुके हैं। तो विकार का होता है अविकार। अविकार, विकार यानी परिवर्तन, अर्थ होता है परिवर्तन। और अविकार का अपरिवर्तित, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, उपकार का होता है अपकार। उपकार का क्या बच गया? अपकार बच गया है। तो आपका आंसर हो जाता है द। अगला प्रश्न देखते हैं,
मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? दोस्तों बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मूर्धन्य ध्वनियां पूछी जाती है, एक सूत्र आता है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री पूरा टे वर्ग स्वर में आ जाएगा, री टे वर्ग, टे वर्ग की बात करें दोस्तों आपको पता है ट ठ ड ढ ण पांचों अक्षर, और ये रे ये से, इनका नाम ही क्या है? मुर्दा है। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए ट ठ ड ढ ण से आंसर आपका मूर्धन्य ध्वनियां पूछी जाए तो से आंसर दोस्तों होगा। पहला देखते हैं पै फे में। आपको बताया था मैंने पहले ही, एक मॉडल पेपर में अपन ने बात की थी कि अगर निचले होठ को काट दिया जाए तो कौन सी ध्वनि के बोलने में दिक्कत होगी, उच्चारण होगी, उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो पै था, बे उसमें ऑप्शन था, तो पै फे में कौन सी है? ओष्ठ्य ध्वनियां मानी जाएगी दोस्तों। चे छे जे ये जो है ये अभी बता के आया हूं दोस्तों, ये होती है तालव्य ध्वनियां। देखिए यहां पर ये पड़ी, ये तालव्य ध्वनियां पहले ही बता चुका हूं। और तीचो ऐसा नाम तालु और ऋतु रसा नाम दंता, तो ये त थ द और ध है, ये आपकी दंत्य ध्वनियां है दोस्तों। क्या है? दंत्य ध्वनियां है। तो चार ऑप्शन का आपको विस्तार से वर्णन मिल गया है। आपका मूर्धन्य ध्वनियों में हो जाएगा। पै फे में पूछा जाए ओष्ठ्य ध्वनि मानी जाएगी, उच्चारण स्थान का ओष्ठ्य है। चे छे जे तालव्य ध्वनियां मानी जाएगी, और त थ द दंत्य ध्वनियां मानी जाएगी दोस्तों। अगला देखते हैं, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है इसका मतलब तीन सही है, एक गलत है। तो देखिए अज्ञे पहला ऑप्शन है दोस्तों, अज्ञे, इसका इन्होंने दे रखा है अल्पज्ञ। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अज्ञ का होना चाहिए विज्ञ और अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ या बहुज्ञ। अगला है जय, अजय, अजय नहीं दोस्तों, जय का आना चाहिए था पराजय, क्या आना चाहिए था? पराजय। प्रश्न ऐसा आता है कि जय के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़े जिससे उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दें। तो वो होगा परा उपसर्ग, पराजय। अगला देखिए आशा, हताशा, गलत है। आशा जो है, आशा का दोस्तों विलोम शब्द होगा निराशा, आशा का होगा निराशा। तो आपके तीन ऑप्शन गलत है, तो चौथा आपका आंसर निकल के आ जाता है अंतरंग का होगा बहिरंग। तो दोस्तों सभी ने, आशा करता हूं सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सटीक सही दिया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो तीन ऑप्शन में कमल के पर्यायवाची है, एक ऑप्शन में कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो एक एक ऑप्शन की चर्चा आप उत्तर दीजिए, देखते हैं। पहला है देखो जल धन ज, जल जय यानी जय का अर्थ होता है उत्पन्न, तो जल में जो उत्पन्न होता है कमल होता है, बिल्कुल राइट है। अगला देखो अंबुधन जय, अंबुधन जय, जय का मतलब उत्पत्ति, अंबु का अर्थ जल होता है, अंबु जल होता है, तो वही बात होगी। तो ये भी इसका है अंबुज। और देखो मनसीज, ये आपका उत्तर है दोस्तों, आपको आना चाहिए, क्योंकि मनसीज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका है? कामदेव का पर्यायवाची। लास्ट ऑप्शन अपना दोस्तों है पंक धन जय, पंकज यानी पंक का अर्थ होता है कीचड़, जय यानी उत्पन्न, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है वो भी कमल होता है। तो आपका आंसर होगा मनसीज यानी कामदेव, जिसका आंसर होता है कामदेव, पर्यायवाची कामदेव का है ये। तो जिन्होंने भी मनसीज उत्तर से उत्तर दिया है वो सभी बधाई के पात्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिठास शब्द है, मिठास शब्द है, आपको मिठास शब्द में बताना है मिठास शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है। दोस्तों आपको बताना है कि मिठास शब्द है क्या। देखिए आप बताएंगे संज्ञा से संबंधित, मैं मॉडल पेपर में प्रश्न आपको करवा चुका हूं कि जो संज्ञाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक देखिए एक बार डिटेल वापस देता हूं आपको मैं,
संज्ञा के तीन भेद अपन ने किए। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है दोस्तों भाववाचक। भाववाचक देखिए यहां पर विशेष की किसकी बात होती है, विशेष की यानी एक की, यहां पर जाति की या कह सकते हैं समूह की बात होती है, या भाव की बात होती है। तो इनमें से अपन बात करें मिठास, देखिए आप अपने आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया है ये। एक शब्द होता है मीठा, एक होता है मिठास और एक होता है मिठाई। तो देखिए आप मिठाई, आप देखेंगे इनमें इतना ही देखिए आप, मीठा जो है वो विशेषण शब्द है, क्योंकि अपन ने कह दिया कोई चीज है गुड़ मीठा है, मीठा गुड़, तो गुड़ की विशेषता है मीठा, ये विशेषण है। अब इसमें मीठा में जैसे ही मीठा के अंदर आस प्रत्यय जोड़ा गया, कौन सा प्रत्यय, आस प्रत्यय, तो शब्द बन गया मिठास। क्या बन गया, मिठास। अब ये एक भाव है, ना अपन इस मिठास को देख सकते, ना अपन इसको छू सकते, केवल इसको महसूस कर सकते, ना इसको गिन भी नहीं सकते, गणनीय भी नहीं है। तो भाव है ये, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक शब्द होगा आपका। जाति किसी प्रकार से भी मिठाई होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि अनेक मिठाइयां होती है। अगला है किस समूह है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। पर्वत के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो पर्वत के पर्यायवाची आप देखेंगे, पहला एक ऑप्शन देखते हैं, आप आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ी तकलीफ होती है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन रटन विद्या है सब। देखिए गिरी बिल्कुल पर्वत को कहते हैं, अचल पर्वत को कहते हैं, आश्म भूधर, भूधर भी पर्वत को कहते हैं, लेकिन ये आश्म यहाँ पर गलत शब्द है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे शब्द इसमें नहीं है। ये शब्द समूह है, पूरा समूह ही पूछा है, क्योंकि आश्म जो होता है दोस्तों, आश्म जो है ये प्रस्तर, प्रस्तर यानी पाषाण यानी पत्थर, इनका है, इसका होता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं सेल, बिल्कुल सही है, अद्री ये भी सही है, अचल भी सही है, नग भी सही है, बिल्कुल ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही है, पर्वत के ही है। चलिए अगले चेक करते हैं, नग होता है आश्म, फिर वही बात आगे देखिए, यहाँ पर ये पत्थर का है, अचल होता है, भूधर होता है, लेकिन इसके कारण ये गलत हो गया। अद्री होता है, अचल भी होता है, गिरी भी होता है, लेकिन लास्ट आके गड़बड़ कर दी। प्रस्तर यानी पाषाण, पत्थर, आश्म, तो आपका आंसर दोस्तों निकल करके आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो दीजिए। आप देखते हैं, एक एक की बात कर रहे हैं। देखिए शेषव शब्द है पहला, शेषव शब्द ये बना है दोस्तों शिशु, शिशु में ए जुड़ने से, शिशु में ए जुड़ने से। मैंने बताया था आपको, ए प्रत्यय, यह प्रत्यय, इक प्रत्यय, ठीक है, और भी है, ई है, अयन है, ठीक है। अगर ये जुड़ते हैं किसी शब्द के पूर्व में, तो जो प्रथम वर्ण ए होता है वो आर में बदल जाता है, ई या ए होता है तो आई में बदल जाता है, उ या ओ होता है तो औ में बदल जाता है। बहुत सारे पेपरों में अपने ये बात कर ली है, तो वही बात है, यहां पर ए दिया गया है तो ई की मात्रा है, आई में आ जाएगी तो से होगा। यहां पर उ है ये, तो ये आ से, उ का बन गया वे, क्योंकि यहां पर संधि कौन सी है, ई का ये, उ का वे, किसे बनता है, यण संधि में, तो उ की स्वर मात्रा निकली तो ये क्या वे बन गया, तो शेषव। तो दोस्तों ये आपका शेषव शब्द ही क्या है, क्योंकि जातिवाचक शब्द है शिशु, शिशु जातिवाचक शब्द है, शिशु से बना है, शेषव भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि एक भाव है। ये आगे देखें, लोहा चेक कर लेते हैं, आगे वाले लोहा, लोहा जातिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि बहुत प्रकार के नाम है इनके। लोहे अयस्क के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, हेमेटाइट, ठीक है, तो नाम है तो इसलिए नाम आया है नहीं। लकड़ी जैसे शीशम की, सागौन की, चीड़ की, आम की, नीम की, तो नाम नहीं दिया गया है। पुस्तक आप जानते हैं, रामायण महाभारत, कोई नाम नहीं दिया गया। तीनों ऑप्शन साफ साफ पढ़े से सब आपके सामने है। जिन्होंने भी इसे सब उत्तर दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया में कारक है। बहुत अच्छे प्रकार से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कारक चिन्ह जो अपन देखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, या कह सकते हैं के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर संबोधन है। अरे अति, देखते हैं, देखिए, के लिए यहां पर वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, थोड़ा कौन सा चाहिए, संप्रदान तत्पुरुष। वैसे भी पिछले ही मॉडल पेपर में मैंने बात की थी आपसे कि देना, देने के योग में संप्रदान कारक ही होता है, लेकिन देने के योग में को भी भक्ति लग जाती है कर्म की जगह, ठीक है। यहां पर भी वही है, सेम ही आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, तो यहां पर जो सेना शब्द दिया है इस वाक्य में सेना में आपको संज्ञा बतानी है। तो बताइए दोस्तों, सेना शब्द बहुत अच्छा प्रश्न है। जातिवाचक है, समुदायवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो दो ऑप्शन आए यहाँ पर। जातिवाचक जो संज्ञा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है समुदायवाचक, समुदायवाचक जिसको कहते हैं समूहवाचक भी, समूहवाचक भी कह सकते हैं। एक होती है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। देखो मापतोल यानी तरल पदार्थ और धातु, ये जो है ये आपकी किस में आती है, ये मापतोल द्रव्यवाचक में। और समुदाय या समूहवाचक में समूह का जैसे सेना, भीड़, कुंज, कक्षा, ठीक है, ये सारे शब्द है। सभा, ये कई परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द है। पुलिस शब्द भी इसी का है, पुलिस। देखिए बहुत अच्छे शब्द है, पुलिस, सेना, भीड़, कुंज, कक्षा, सभा, ये सब इसी के शब्द है। देखिए जातिवाचक तो इनमें है ही है, लेकिन जातिवाचक में अगर अंदर का प्रश्न आ रहा है मूल, तो निश्चित रूप से आपको समुदायवाचक की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो आपका आंसर होगा समुदायवाचक। जिन्होंने जातिवाचक दिया अच्छी बात है, जातिवाचक ही है, जातिवाचक तो है, लेकिन समुदायवाचक ऑप्शन में नहीं होता। तो ऐसे ही प्रश्न यहां देखो, सोना, चांदी, तेल, दूध, ये सब आ जाए तो द्रव्यवाचक में जाना पड़ेगा, जातिवाचक तो है ही इनमें। तो दोस्तों समझ में आ गए हो गए आपके। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जिन्होंने भी इनका आंसर सही दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक सर्वनामों की बात की गई है। देखिए दोस्तों सर्वनाम के अपन बात करें, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेदों की, तो सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद आपको याद रखने हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक।
और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर बात करें चौथे की तो वो होता है संबंधवाचक, और बात करें अगले की तो वो होता है निजवाचक, और लास्ट की अगर बात करें दोस्तों तो अपना लास्ट होता है वो होता है प्रश्नवाचक, ये 6 भेद आपसे बताने हैं सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के फिर 3 भेद होते हैं दोस्तों, वो होता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये अपन इनके भेद पढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करें इनमें से पूछ रहे प्रश्नवाचक जो है वो सर्वनाम कौन से होते हैं? प्रश्न का बोध जिनसे होता है कौन, क्या, किसे, में मूल तो कौन क्या ही, कौन और क्या ही होता है। उसके बाद कारक चिन्ह से अलग मिलते हैं क्योंकि सर्वनामों की जो संख्या होती है वो मूल कितनी होती है दोस्तों? 11। प्रश्न 11 के पेपर बता चुका हूं, भेद पूछे तो 6, संख्या पूछे तो 11। तो ये कौन और क्या होता है? निजवाचक, इसमें अपना स्वतः खुद के लिए आता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है, स्वतः अपने आप खुद ही। निश्चय में कोई कुछ, निश्चय में यह वह, और पुरुषवाचक में संबंधवाचक में आ जाएगा जो, सो, वह। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक में आपको पता है उत्तम में आता है मैं, हम, तुम, अन्य में यह वह, आप, ये सब। तो इस प्रकार कौन क्या का उत्तर आपको जहां मिल रहा है कौन क्या किसने, ये प्रश्न बोधक होते हैं। इस प्रश्न से संबंधित मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। आपने जिन्होंने भी इसका आंसर सही दिया इतना को ये जटिल था ही नहीं, क्योंकि प्रश्न का जिससे बोध हो रहा है वो सब सामने पड़े। अगला है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो उक्त वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द बताना है। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर डायग्राम में निश्चयवाचक में बताइए वही शब्द है, पुस्तक है, मेरे है या यह है, कौन सा होगा? आपका लगभग का आंसर दोस्तों यह आ रहा होगा, क्योंकि आप निश्चयवाचक में यह और वही लेते हैं, बहुवचन में ले तो ये वे ले लेते हैं, लेकिन कारक चिन्ह से ये बदल जाते हैं, वही, यही, ऐसे भी होता है। तो यह पुस्तक देखो यह हो नहीं सकता दोस्तों, ये कट है शुद्ध रूप से। ये इसलिए कट है कि यह के तुरंत बाद शब्द है पुस्तक, और यह है एक संज्ञा शब्द। जब यह और वह के ठीक बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आता है तो वो फिर आपका संकेतवाचक, या कह सकते हैं इसी का नाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। देखो यह के ठीक बाद, जैसे यह घड़ी तो ठीक बाद संज्ञा आई, लेकिन यह आता है यह मेरी घड़ी, तो क्या था? यह घड़ी बाद में, पहले बीच में सर्वनाम आ गया तो ये निश्चयवाचक कहलाएगा, लेकिन तुरंत बाद संज्ञा आए तो ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। आपका क्या होगा? यह पुस्तक वही है, तो वही से आपकी निश्चितता हो रही है, वही है, पुस्तक है नहीं क्योंकि संज्ञा शब्द होता है। मेरे पाठ्यक्रम में थे तो पाठ्यक्रम की ओर संकेत कर रहा है, यहां ये नहीं है साहब। अगला देखें, सार्वनामिक विशेषण है, अभी बता दिया संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में आते हैं, या सर्वनाम के बाद में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर आपको तुरंत आ गया होगा, अभी डिटेल बता के गया हूं। तो बताइए कौन सा है? उलझ गए? हाँ, उलझना नहीं चाहिए। अभी बात की कि मैंने कहा यह घड़ी या यह पुस्तक, घड़ी संज्ञा है तो इसके पहले है बाद में है? पहले आया है।
तो संज्ञा के पहले आते हैं। सीधा ही उत्तर पड़ा है, कोई आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अगला देखें, सार्वनामिक का ही नाम संकेतवाचक विशेषण है दोस्तों। अगला देखते हैं कि कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, मुकेश खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और से करवाता है या उससे प्रेरित करता है। तो इसने मुकेश खाना पकाता है नहीं, पकवाता है, इसका मतलब खुद नहीं पका रहा, किसी और से पकवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अक्रमक क्रिया, ये भी सही है, होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। सही कैसे दोस्तों? क्योंकि घोड़ा कौन खड़ा है? घोड़ा क्या खड़ा है? तो क्या भी यह उत्तर घोड़ा ही है। दोनों उत्तर क्या है? क्या का भी यही उत्तर है। कौन खड़ा है? घोड़ा। क्या खड़ा है? घोड़ा। लेकिन यहां पर क्या का देखें तो दृष्टि से, उस दृष्टि से उत्तर है ही नहीं। कहां खड़ा है? सड़क पर खड़ा है। तो ये तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है। कहां? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये यहां पर, क्योंकि घोड़ा कौन का उत्तर है, क्या का उत्तर एक दृष्टि से नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्या का उत्तर निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए, तो यहां पर है नहीं। तो आपका उत्तर ये अक्रमक सही है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, अक्रमक क्रिया सही है गलत? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी कर्ता के साथ ने परसर्ग, कौन सा? ने परसर्ग या कहते हैं कारक चिन्ह, परसर्ग को कहते हैं कारक चिन्ह जुड़ जाता है, तो वो क्रिया सदैव सकर्मक होती है। यहां पर देखो, ने कारक चिन्ह, पुलिस के साथ ने जुड़ा है, तो सकर्मक होनी चाहिए थी। उत्तर दे रखा है अकर्मक, तो अपना गलत वाला ही उत्तर क्या है? सही है, क्योंकि इसने क्या कहा? सही नहीं है, यही पूछा था। ये सही नहीं है क्योंकि सकर्मक होता है सही को। अगला, माधुरी पुस्तक पढ़ती है, बिल्कुल सही है। कौन पढ़ती है? माधुरी। ये ऑप्शन आपका सकर्मक है, सकर्मक बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन पढ़ती है? माधुरी। क्या पढ़ती है? पुस्तक। क्या का उत्तर देखो, निर्जीव वस्तु आ रहे हैं ना, पुस्तक, तो ये आपका सही है। यहां पर सकर्मक होना चाहिए था, जो नहीं दिया, तो इस वजह से आपको नहीं का उत्तर पूछा गया। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में जब जटिलता की तरफ लेके चलता है, तो ऐसे प्रश्न बनाता है दोस्तों। ये कोई वैसे जटिल प्रश्न नहीं, आसान प्रश्न है, लेकिन हर एक ऑप्शन पे अपने को जाना पड़ता है। चलिए करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, उक्त वाक्य में किस शब्द में विशेषण है? शब्द देखिए, व्यक्ति, सम्मान, ईमानदार या होता है। आप बताइए कौन से में है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान इसका आंसर है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति तो संज्ञा है, ठीक है, व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है, तो उसकी विशेषता है ईमानदार। ईमानदार शब्द में ही क्या है? विशेषण है, वो सरल उत्तर था। अगला है, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? देखिए दोस्तों, क्रिया जो टॉपिक है वो आप भली बात समझ लीजिए कि क्रिया के जो भेद है वो कर्म के आधार पर होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक। और संरचना या कह सकते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद बताए गए हैं, जिनमें आपकी संयुक्त क्रिया, सहक्रिया, सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंती, इस प्रकार 8 भेद होते हैं। वैसे ही काल के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये कर्म के आधार पर है। सकर्मक और अकर्मक कर्म के आधार पर होता है, बाकी नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये सब क्या है? संरचना के आधार पर भेद इसके होते हैं। अगला है, छी छी तू बहुत खराब आदमी है। छी छी तू बहुत खराब आदमी है, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? ये छी छी। आपको याद हो तो मैंने पहला मॉडल पेपर करवाया था, छी ही दिया था,
जिसमें तिरस्कार सूचक था। अब ये तिरस्कार सूचक इसमें आता है, देखिए संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या निपात। दोस्तों ये होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो है उसमें हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, घृणा ये सब भाव होते हैं। तो यहाँ पर यह चीज विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाता है। अगला है गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ समझना आप गायक शब्द को। गायक यह से पहले पूरा वर्ण आता है, तो मैंने आपको कहा था उस गे को उतार लीजिए, उतार लिया। अब यह से पहले अगर पूरा वर्ण है तो यह बनता है एक मात्रा लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक मात्रा आ की मात्रा है, तो यहाँ पर एक मात्रा और लगेगी, ठीक है, प्लस अब इसमें से यह में से स्वर निकालिए, क्या है ए, अ और क, अक, गई धन अक होगा। ऐसे अगर एक मात्रा जैसे पवन है तो वही बात है, वैसे पहले पूरा वर्ण है तो पै, वह बनता है ओ का, एक मात्रा लगा लीजिए। अब एक ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर ए ही है, पै पा नहीं है, एक ही रहेगी, वही ए निकाल लीजिए अन। ऐसे पवन, चयन, नयन, विलय, गायक, नायक, विधायक, ठीक है, विधायक का, ये सब आपके यहाँ पर गायिका, सब इसके अयति संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पर गई धन अक देखिए, गई धन यक गलत है, गे धन अक गलत है, गा धन यक गलत है, गई धन अक, यह आपका ऑप्शन पड़ा है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे ही चलना पड़ेगा वाक्य में कौन सा अव्यय है? मुझे ही चलना पड़ेगा। देखिए निपात, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। बिल्कुल सीधा सा उत्तर है निपात, क्योंकि ही जोर डाल रहा है, बल दे रहा है। सीधा ही देख सकते थे मुझे चलना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन कह रहा है मुझे ही चलना पड़ेगा, बल डाल रहा है, जोर दे रहा है, तो निपात होगा। अगला प्रश्न है, शरत धन चंद्र की सही संधि क्या होगी? बहुत अच्छा है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आता है शरत धन चंद्र। देखिए शरत धन चंद्र आप पढ़ते हो तय द का नियम, तय या द का नियम, उसके बाद छ आता है, तो ये तय आपका आगे चय में बदल जाता है। चय आया है तो सर तय को आगे चय में बदल दो, चंद्र साथ में जोड़ दो, सर चंद्र ये आपका हो जाएगा। एक दोस्तों कई बार ऐसा शब्द आता है सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया उदाहरण, सच्चिदानंद। इसी में देखिए आप थोड़ा सा देखिए, च आधा बना है किसका? ते का, क्योंकि उसके बाद च है तो सत धन है, चित्त धन आनंद, चित्त धन आनंद, ये इसका संदेश। देखो च आया आगे तो तय को आगे च में बदल दिया। तय के बाद अगर कोई स्वर आता है, प्रथम वर्ण का नियम बहुत स्वर्ण आता है, तो अपने तीसरे में बदल जाता है, तो देह बदल गया। तो देखो सच्चिदानंद शब्द बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी मोस्ट, कई बार आता है, ध्यान देंगे इसमें। सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका यहाँ से ये उत्तर आना चाहिए, क्योंकि च आधा यही बनता है, बाकी किसी में नहीं बना है। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी आराम से, ये संधि आपको आराम से समझ में आ गई होगी। बढ़िया उदाहरण इसका निकल करके आया। जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया वो सब बधाई के पात्र है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर आज का अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है। चलिए देखते हैं। पहला है पितृपदेश। पितृपदेश दोस्तों आपको पता है, या संधि के अंदर मैंने ये बताया था कि अगर ये त्रय आता है तो आप इसकी जगह ये कर दें और इसमें से स्वर की मात्रा निकाल दें, पीछे का शब्द जोड़ दें, तो होना चाहिए पितृधन उपदेश। देखते हैं पितृपदेश में पितृ ये नहीं लगा, देखो ये दे रखा है, ये तो मूल में आता है, तो यही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। प्रौढ़ दे रखा है, प्रौढ़, प्रौढ़ का होता है दोस्तों प्रधन उड। देखिए ए के बाद उ आता है तो एक मात्रा ओ लगनी चाहिए,
गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन ये गुण संधि का अपवाद है, इसमें वृद्धि होती है, 2 मात्राएं आती है, शब्द सही है, टुकड़ा यही होता है इसका। अगला है, जैसे देखो अक्षधन उहिणी, अक्षधन उहिणी होता है तो शब्द बनता है अक्षधन उहिणी, तो शब्द बनता है अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, आ के बाद वो आया, एक मात्रा होनी चाहिए लेकिन वृद्धि हुई है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए निरीह, निरीह। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि नीह के बाद यह, यानी विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और उसके बाद अगर कोई क्या नी, अगर घोष वर्ण आता है, क्या आता है, घोष वर्ण आता है, ई या ऊ हो और उसके बाद कोई भी घोष वर्ण आता है तो विसर्ग रह में चली जाती है। किस में चली जाती है, रह में। तो आप देखेंगे विसर्ग क्या बन गया, आधा रह, बड़ी की मात्रा थी तो निरीह, बिल्कुल ये आपका शब्द सही है। उसके बाद नवोढ़ा, बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, नवधन, नवधन उड़ा, बिल्कुल ए के बाद वो आता है तो वो बनता है गुण संधि का उदाहरण है। तो आपका ये पितृ होना चाहिए था दोस्तों, ये शब्द होता, ये गलत है। तो समझ में आ गया होगा सबको संधि का ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया शब्द है, व्यंजन संधि का इंपोर्टेंट उदाहरण, उत्तर दीजिए, आपको आना चाहिए। देखिए सज्जन शब्द, सज्जन शब्द जैसे पहले आधा जे आ रहा है तो इसका मतलब ये तय का बना है, तो धन जन, सत धन जन, यानी तय के बाद अगर जय या जय, इस तय के बाद जय या जय आता है तो ये तय दो आधा जय में बदल जाता है। ये आपका देखिए, जैसे विपद धनजार होता है, विपजार बनता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। यहां से आप देख लें कौन से शब्द में है, देखिए सत धन जन, पहला ही ऑप्शन पड़ा है, बाकी देखो द ज गलत। अगला दोस्तों, तुलसी कृत में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेकों बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तुलसी कृत में कौन सा समास है, देखिए दोस्तों, तुलसी कृत तो होता है तुलसी के द्वारा, के द्वारा कृत, कृत यानी रचित, तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी क्या है, कर्ण तत्पुरुष, कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास होगा दोस्तों इसमें, कर्ण तत्पुरुष समास। अभिभाव नहीं हो सकता क्योंकि पहला या तो संस्कृत का उपसर्ग युक्त शब्द होगा, या कोई अव्यय होगा, या दोस्तों इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह जुड़ा रहता है, बहुब्रीहि में कोई पद प्रदान नहीं होता, अन्य पद की प्रधानता रहती है लेकिन विशेष अर्थ देता है। जैसे दस है आनंद जिसके वह, तो इतना लंबा चौड़ा बोल नहीं हो सकता, नहीं, दशानंद से सीधा रावण पे पहुंचते हैं, त्रिनेत्र से सीधा शिव पे पहुंचते हैं, लंबोदर से सीधा गणेश पे पहुंचते हैं। तो जिन्होंने भी ये तत्पुरुष समास उत्तर दिया है सब बधाई के पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील कमल में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे उदाहरण है। नील कमल यानी नीला है जो कमल, बताइए आप कौन सा होगा। देखिए नीला कमल की विशेषता है, और जिसमें विशेष्य या विशेषण की बात हो या उपमेय या उपमान की बात हो, वो अपना समास होता है कर्मधारय। कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है दोस्तों। तो उत्तर देखिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, सब की बातें आपको ऊपर वाले बता चुका हूं। तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे पंचपात्र, चौराहा, चार राहों का समाहार,
समाहार या समूह जुड़ता है इसके साथ, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहता है। तो बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? देखिए उत्तर दीजिए, बहुत सरल है। कल ही आपने एक दिन पहले ही मुझसे उपसर्ग की क्लास पढ़ी है, बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए सब बता पाओगे आप। पहला उदाहरण दे रखा है आहार, बिल्कुल आ धन हार, आहार यानी भोजन, आहार यानी भोजन। दूसरा देख रखा है विहार, विहार का अर्थ होता है दोस्तों भ्रमण, भ्रमण, तो विधन हार, विधन हार। तीसरा शब्द है प्रहार, प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है दोस्तों चोट, तो प्रधन हार, प्रहार। यहां दे रखा है कहार, कहार में कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ये मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है डोली, ढोने या पानी लाने का काम करने वाला, काम करने वाला। जो डोली को ले जाता है या पानी भरने का काम करता है, पानी लाने या भरने का जो काम करता है उसको कहार कहा जाता है। ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं, उपसर्ग नहीं जुड़ा। देखो इसमें आ, इसमें वी, इसमें प्र, आर मूल शब्द है। तो आपका उत्तर आ जाएगा कहार। क्या होगा? कहार। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कि दिन रात, दिन रात तथा पाप पुण्य, पाप पुण्य, इसमें कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्वंद्व है। देखिए योजक चिन्ह पड़ा है, तो इसका मतलब द्वंद्व है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात पाप पुण्य। तो क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य, दिन और रात, दिन या रात, दिन और रात। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो बात आगे हुई समझ में, आपका उत्तर आएगा द्वंद्व समास। कर्मधारय आपको बता चुका हूं, तो तत्पुरुष द्विगु की बात कर चुके हैं। अगला है अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधोगति, देखिए पहले समझी करते हैं इसकी। अधः धन गति, अधः धन गति, विसर्ग से पहले है आता है और उसके बाद कोई घोष वर्ण आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाती है दोस्तों, तो ओ की मात्रा लगते ही शब्द अधोगति बन गया। तो यहाँ पर कौन सा है? अधः। तो देखिए यहाँ पर ये पड़ा अधः, आपने ये दिया होगा उत्तर काफी लोगों ने, तो ये अधो नहीं होगा, अधः ही उपसर्ग होगा। देखिए 22 मैंने महत्वपूर्ण जो आपको उपसर्ग पढ़ाए थे, उनके अलावा हिंदी में अपने 22 अन्य उपसर्ग और होते हैं संस्कृत के ही जो प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही एक उपसर्ग है अधः। प्रातः ऐसे उपसर्ग आएंगे, आविर, आविर, प्रादुर ऐसे आएंगे, मैं आपको उनको भी पढ़ाऊंगा। 22 वो इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा कुछ और है, 22 ही संस्कृत के और हैं जो हिंदी में उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। मूल 22 ही है लेकिन उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे और विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये। चलिए दोस्तों करते हैं अगले प्रश्न की बात। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का जन्म तो अन, आगमन, गमन से क्या बनना चाहिए? आगमन शब्द बनना चाहिए। तो विपरीत हो गए दोनों एक दूसरे। तो देखिए कौन सा जोड़ेंगे? उपगमन नहीं होगा, प्रतिगमन नहीं होगा, अनुगमन नहीं होगा, क्या होगा? आगमन आ जुड़ेगा। तो आपका ये प्रश्न आ उपसर्ग लगेगा। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्यय में मैंने पढ़ाया था, खाट से खटिया, डिब्बा से डिबिया, यानी
छोटा उंतावाचक यानी छोटा बनाना, इया, बीबिया, इया, क्या है, इया, ये प्रत्यय हो गया। अगला है सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, बहुत सरल है, कितने मॉडल पेपर में पढ़ चुके हो तो आप आराम से आना चाहिए। इक जुड़ते ही ए, देखो ई या ए किस में बदलते हैं, आई में बदल जाते हैं। तो ए था आई, न इक, सैनिक कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये आपका इक प्रत्यय उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, देखते हैं, आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, चारों ही ऑप्शन इतने अच्छे हैं, बार बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है निरोग, ये शब्द है वो गलत है, क्योंकि निरोग क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्यों, नी है धन रोग, क्या कहता है, विसर्ग के बाद अगर विसर्ग से पहले ई वो होगा और उसके बाद अगर ये रे आता है तो जो ई या ऊ होता है वो अपने दीर्घ में चले जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। देखे देखो, दू है धन राज, रे आया है, क्या बन गया, दूराज, बड़ा हो गया। देखो, नी धन रज, क्या बन गया, नीरज। ऐसे ही नियदन रोग, निरोग। अगला है त्योहार, देखो बेटा त्योहार में मात्रा एक ही होती है, दो दे रखी है, तो दोनों गलत। अनाधिकार, आपको ये शुद्ध लग रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध लग रहा है ना, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो कल ही आप प्रत्यय पढ़ के गए हैं, अनधन अधिकार, अनधन अधिकार, तो यहां पर इसको भी और आप दो टुकड़ों में कर सकते हो, अनधन अधिधन कार, यानी मूल शब्द क्या है, कार है, दो उपसर्ग इसमें है, तो ने आधा है, इसमें है जुड़ेगा तो ने पूरा बनेगा, तो अनधिकार होगा, अनाधिकार नहीं होगा, तो ये भी गलत है। श्रृंगार आप ऐसे पढ़ते आए हैं, जो गलत है, क्योंकि श्रृंगार में ये टांग वाला रे नहीं लगता, या नहीं लगाया गया है, यही आपका क्या है, शुद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है, फिर से बताना है, सही वर्तनी वाला शब्द, ज्योत्सना, चार रूप दिए गए, कौन सा सही है, देखो, जो, तय, आधा स और ना, ध्यान रखना बेटा, जे भी आता है, ते भी आता है, से भी आता है, यही शुद्ध शब्द है, तो मिलाइए, जय आधा, तय आधा, से आधा, पहला ही ऑप्शन पड़ा है ज्योत्सना। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो इस मॉडल पेपर में, मैंने एक से बढ़कर एक उदाहरण लिए हैं, सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य पहचानना है जो शुद्ध है। देखिए, मुझे को घर जाना है, अरे वो को किए भया, गलत है। मैंने घर जाना है, तो जमा ही बात बोल दी, मैंने घर जाना है, ये नहीं होगा। मुझे घर जाना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, यहां यह शुद्ध है। मुझको घर को जाना है, अब ये को लगाने की आवश्यकता थी फिर, तो ये तो सीधा उत्तर आ रहा है। अगला है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, विराम चिन्हों का प्रश्न पूछा गया है। योजक चिन्ह बेटा, आप योजक चिन्ह जो है द्वंद्व समास पढ़ते हो उसमें लगा रहता है ये, और ये जो है ये आपका हंस पद, जिसको त्रुटि पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रुटि पद भी कहते हैं। ये आपकी क्या होती है, कोमा यानी अल्प विराम, क्या होता है, अल्प विराम, और इसके ऊपर बेटा बिंदी लगा दे तो क्या हो जाता है, अर्ध विराम, क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। और ये आपका प्रश्नवाचक, कौन सा है, प्रश्नवाचक, और ये आपका उद्धरण, उद्धरण चिन्ह, जिसको डबल इन्वर्टेड कोमा कहते हो आप, उद्धरण चिन्ह, यह आपका पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, और इसके नीचे बिंदी लगा दो तो
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इनका आप बेटा ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछ लिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए इनमें से योजक चिन्ह की बात हो रही है, प्रश्नवाचक है, अल्पविराम है, हंस पद है, तो आपका ये ऑप्शन यहां से योजक चिन्ह का सही होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य इंकित करें। सही वाक्य वो बताना है। लाओ एक पानी का गिलास, गलत है दोस्तों, सही थोड़े कि एक पानी का गिलास लाओ, पद क्रम संबंधी शुद्धि है। उनके एक पुत्र है, बिल्कुल ये सही है। अगले, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अशुद्ध। शायद मैं कल आऊंगा, शायद लग गया तो आप निश्चितता क्यों कर रहे हो कि आऊंगा? शायद मैं कल आऊंगा, इसका मतलब शायद की तो बात ही नहीं है, तो गलत। उद्धरण चिन्ह कौन सा है? फटाक से बता दीजिए, इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, अभी सारे बता के गए हो। डबल इन्वर्टेड कोमा उद्धरण, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, ये अर्धविराम है, ये विस्मयादि बोधक है, नीचे लगा। किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना? अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। देखिए, खून पसीना एक करना, बहुत अधिक मेहनत करना अर्थ होगा। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कोरा दिखावा, दिखावा अधिक गुण कम, यह अर्थ होगा इसका। खोदा पहाड़ निकली चुईया, पहाड़ की खुदाई की और मिला क्या? एक छोटी सी चुईया। इसका मतलब अधिक परिश्रम किया आपने पहाड़ खोदने का, लाभ क्या हुआ? चुईया के रूप में थोड़ा सा। तो ये आपका सही आंसर है। नाम बड़ा और दर्शन छोटा, यानी जितना उसके बारे में सुना उतना पाया नहीं। अगला, चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। बताइए आप। देखो, चांदी का जूता का मतलब है रिश्वत। किससे? रिश्वत से। अगला प्रश्न है काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है उपनिषद, संघ, संस्था, परिषद। जिन्होंने भी परिषद उत्तर दिया है वो सभी बधाई के पात्र, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। आप अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? परिपत्र? नहीं। ज्ञापन? नहीं। आवेदन पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आवेदन पत्र। विज्ञापन भी नहीं होता, क्या होता है? आवेदन पत्र देते हैं। अपन नौकरी किसी कंपनी में लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपका हो जाता है, तो भी आप क्या करते हो? अभी आप तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आवेदन फॉर्म भर रहे हो कि नहीं भर रहे? ऐसे थोड़े पेपर लग रहे हैं। तो नौकरी चाहने के लिए आप आवेदन पत्र भरें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। अब वो क्या जारी करता है? यानी सरकार को अपनी योजनाएं, जो भी सरकार ने योजनाएं चला रखी है, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचानी है। तो वो क्या जारी करेगी? विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना या फिर ज्ञापन। देखिए, इसका आंसर मित्रों अधिसूचना होता है। क्या होता है? अधिसूचना। विज्ञप्ति कोई विभाग में कोई रिक्तियां है तो उसके लिए निकाली जाती है। निविदा कोई ठेके वगैरह का काम देना हो उसके लिए है। और ज्ञापन अपन सबको पता है, किसी चीज की कोई मिस्टेक है तो अपन ज्ञापन देके आते हैं, वो है। अगला प्रश्न है, एजेंडा का हिंदी पर्याय है, यानी पारिभाषिक शब्दावली का प्रश्न है। उत्तर दीजिए। कार्यवृत्त, कार्यसूची, कार्यकारी या कार्यकाल। एजेंडा का हिंदी पर्याय है, तो दोस्तों ये होगा कार्यवृत्त। जिन्होंने भी इस ऑप्शन का चयन किया है उन सभी का सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनेकार्थक शब्द अर्क, अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है। नहीं पूछा है मित्रों, इसका मतलब 3 है, 1 नहीं है। देखिए, अग्नि, इंद्र, यह अर्क का होता है।
कामदेव घी, मित्रों ये नहीं होता। कामदेव घी अर्क का नहीं होता। प्रकाशीकरण भी होता है, स्फटिक होता है, मंदार सूर्य ये भी होता है, लेकिन कामदेव और घी जो है वो अर्क का नहीं होता। अगला देखते हैं, खग से संबंधित शब्द नहीं है। खग से संबंधित शब्द नहीं है। देखिए, द्विज, पक्षी, विहग, तारक। बताइए दोस्तों, पक्षी, विहग, तारक और द्विज। देखिए दोस्तों, द्विज नहीं है, क्योंकि द्विज का ब्राह्मण है, चंद्रमा, ये सब अपन पहले मॉडल पेपर में पढ़ के गए। अगला है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली? खड़ी बोली जो है वो हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या पहाड़ी हिंदी से? तो मित्रों, अपनी जो खड़ी बोली है वो निकली है पश्चिमी हिंदी से। किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से। जिन्होंने भी इस ऑप्शन का चयन किया है वो सभी बधाई के पात्र है, उन्होंने सही चयन किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और आज का अपना अगला प्रश्न नंबर 46 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, विनोबा भावे। दीजिए उत्तर, देखते हैं आपके उत्तर क्या आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन जो है उनकी संख्या 25 होती है। कैसे? 5 वर्ग होते हैं अपने दोस्तों, 5 वर्ग, और 5 वर्गों में 5 ही वर्ण होते हैं। 5 ही वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 इंटू 5 कितने हुए? 25। यानी कैसे लेकर के मैं तक, कैसे मैं तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी फेफड़ों से जब वायु छोड़ी जाती है तो वो इस वाक यंत्र के, जो वाक यंत्र है अपना, उसके किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होने के कारण इसका नाम वर्गीय व्यंजन भी है, वर्गीय व्यंजन भी कहलाता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 25 ही होती है, क्योंकि 5 वर्गों में हर वर्ग में 5 वर्ण है तो 25 होगी। तो उत्तर देखेंगे 25। अगला है दोस्तों, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। दीजिए, आपने इतने संधियों के प्रश्न के लिए चौथा पेपर चल रहा है, आपके आंसर आने चाहिए। मैं बात करता हूं, देखिए, जगन्नाथ, यहीं से पकड़ कीजिए दोस्तों, ने के बाद ने वापिस आया आगे वाला, तो इस ने को आप 5वां है ये, तो 5वां 5वें में बदलता है। इसका मतलब ये 5वां किसका है? तय का। तो त और नाथ, देखिए तय का 5वां कौन सा बना? अगर पंचम आता है, प्रथम वर्ण का नियम, अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई भी घोष वर्ण आता है तो अपने तीसरे बदलता है, पंचम को छोड़कर। पंचम आता है तो पंचम ही बदलता है, तो तय का 5वां नहीं होता है, तो आधा नहीं बन गया जगन्नाथ। तो देखिए दोस्तों, जगत धन नाथ आंसर। जिन्होंने ये ऑप्शन चुना वो सभी बधाई के पात्र हैं। अगर देखिए, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
तत्पुरुष समास का उदाहरण आना चाहिए दोस्तों आपको। बहुत सरल प्रश्न भी है ये। देखिए आमरण, आमरण, देखिए मरण शब्द के आगे क्या जुड़ा है? आ उपसर्ग जुड़ा है। और संस्कृत के उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो किस में जाते हैं? अविभाव समास में। अविभाव समास में, अविभाव समास में, क्योंकि इसका होगा मरण तक, मरण तक या कह सकते हैं मरण पर्यंत, दोनों ही इसके उच्चारण आपके विग्रह के रूप में आते हैं। तो ये तो होगा नहीं। अगला है आशातीत, यही होगा दोस्तों, क्योंकि देखो आशा से अतीत, आशा से अतीत, अतीत का अर्थ होता है परे, यानी आशा से परे, तो ये आपका होगा अपादान तत्पुरुष। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष होगा दोस्तों, आशा से परे। चेक करके देखो, प्रतिदिन, फिर वही बात है, प्रतिदिन, दिन के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति लगा है, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, दिन दिन, तो अविभाव समास। यथाशक्ति प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों, यथाशक्ति, देख लो शक्ति शब्द के आगे यथा जुड़ा है, ये अव्यय है और इसका अर्थ होता है अनुसार, के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? विग्रह, शक्ति के अनुसार। तो तीनों में दोस्तों अविभाव समास दिया गया है। ये आशातीत आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बात करते हैं लास्ट प्रश्न के आज के, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि इनके अर्थ आपको आने चाहिए, अर्थ का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अव, अधि, अनु, नी, देखिए दोस्तों अव होगा, अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन, नीचा। अधि तो श्रेष्ठ के लिए आता है, प्रधान के लिए आता है, अनु पीछे के लिए आता है, ठीक है, नी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा? अव। तो प्यारे मित्रों, ये था अपना मॉडल पेपर नंबर 4 सीईटी के लिए। बाकी ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, कोई सीईटी की छाप नहीं है इस पे। जो भी बच्चा देखेगा, चाहे वो रीट हो, चाहे आपके एस्टेट सीटेट हो, चाहे आपके 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, यहां तक कि आरएस तक की परीक्षा में भी ये प्रश्न वैसे के वैसे ही आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी वैकेंसी का बच्चा देखता है हिंदी के, तो उनके ये प्रश्न यहां से वैसे के वैसे पेपर में पुटअप होते हैं। तो सीटी के लिए तो अभी एग्जाम है, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर लेके आया हूं, तो मैं स्पेशल सीटी के लिए रखता हूं। बाकी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उपयोगी है। आज का मॉडल पेपर आपको बेहद पसंद आया होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, और आपने भली भांति इसको समझा होगा, एक एक प्रश्न को आपने गहराई से समझा होगा। अगर आपने मेरे इस पेपर में जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप अगर उसका अध्ययन करते हैं, तो आप एक प्रश्न के भी 3-3 प्रश्न जो है वो याद कर पाते हैं। कई परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर ये क्लास आपको बेहद पसंद आई है, अगर ये आपको बढ़िया मॉडल पेपर लगा है, तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा नए स्टूडेंट्स को जोड़ें, क्लास को लाइक करें और सभी सदस्यों से, नए यूजर से आप इसको सब्सक्राइब करवाएं। और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप नए स्टूडेंट को भी अपने चैनल से जोड़ेंगे, ताकि अपना परिवार और बढ़े। इसी आशा के साथ फिर मिलूंगा एक सीईटी के नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए राम राम सर।